के बहुत सारे देशों में नाट्य मंच और नाटक की विधा को प्रसिद्ध कर रहे सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मोहन सिंह तोमर विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर के विभागाध्यक्ष संगीत एवं कला डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सरकार सभी के आज सभी की ओर से, ग्वालियर की ओर से, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर से आग्रह है कि आप मंचासीन हो। सर, स्वागत है आपका। एक संक्षिप्त परिचय में सर का लेना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि संपूर्ण भारत में आप प्रसिद्ध हैं, तो नाटक और रंगमंच विशेष रूप से स्वांग विधा के संदर्भ में आपने जो कार्य किया है, तो नाटक की प्रणाली को और वो भी आंचलिक प्रणालियों को पूरे राष्ट्रव्यापी बनाया है, उसमें आपका एक महनीय कार्य है। और जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें चाहे वो फिल्म फेस्टिवल हरियाणा हो अथवा अन्य इस तरह के बड़े बड़े आयोजन हैं, उनमें उनकी पुस्तकों का विमोचन एवं उन पुस्तकों को सराहना प्राप्त हुई है। परिचय के रूप में कहूँगा कि आपने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विद्यावार्षिकी या पीएचडी की है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किए हैं। नाटक और रंगमंच में आप 3-4 बार यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। जेआरएफ नेट के में वो चुनिंदा छात्र होते हैं जिन्हें यूजीसी विशेष रूप से स्कॉलरशिप देती है, पीएचडी करवाती है। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी विशेष रूप से अभिनेता, निर्देशक, गायक और लेखक के रूप में विख्यात हैं। आपने लगभग 50 से अधिक नाटकों में अभिनय और 30 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है, जिसका मंचन देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर 200 से अधिक बार हो चुका है। आपके नाटक मूल रूप से बुंदेली भाषा, संस्कृति, लोक नाट्य परंपरा और विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोक नाट्य शैली स्वांग पर आधारित है। आपने न केवल शहरी स्तर पर नाटकों का मंचन किया है, अपितु गांव-गांव जाकर बुंदेली लोक नाटक मंच का मंचन भी किया है, जिसकी संख्या 1000 से अधिक है। साहित्यिक स्तर पर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की पुस्तक भारतीय लोक नाट्य स्वांग बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि में प्रकाशित हो चुकी है, जिसे इनलेक्स थिएटर अवार्ड के साथ अन्य महत्वपूर्ण सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। आपकी बुंदेली लोक नाट्य स्वांग पर पहली शोध उपाधि है। आपने नाटक एवं रंगमंच में यूजीसी नेट जेआरएफ की पूरे भारत की पहली 4 पुस्तक लिखी हैं। 11 नाट्य संग्रह, रंग दृष्टि, यूजीसी नेट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर भाग 2 के साथ ही आपके लगभग 35 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिफर्ड जर्नल में कर चुके हैं। आप शोध परक पत्रिका कला स्वांग के संपादक भी हैं। आपको अनेक महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। संस्कार भारती चंडीगढ़ द्वारा आचार्य अभिनव गुप्त गुरु सम्मान 2019 ग्वालियर, ग्वालियर गौरव सम्मान 2018, बुंदेलखंड गौरव सम्मान 2017, बुंदेलखंड थिएटर सम्मान, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप 2011, भारत मेमोरियल स्वर्ण पदक 2010, मोहन राकेश स्वर्ण पदक 2010, पल्लव अवार्ड अभिनव हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यपाल माननीय शिवराज पाटिल, माननीय राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान वित्त मंत्री पंजाब, सरदार मनप्रीत बादल, जब पुस्तक निधि तक का है इसमें, पंजाब के सांसद और प्रतिष्ठित अभिनेता भगवंत मान एवं लक्ष्मीकांत चावला। आपको जानकर खुद की अनुभूति होगी कि भगवंत मान साहब के साथ भाई साहब ने कार्य किया है और निर्देशक के रूप में किया है, वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अभिनय और निर्देशन में सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। 2017 में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान हेतु केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी लगभग 50 से अधिक नाटक, रंगमंच, लोकनाट्य इत्यादि की कार्यशाला इस देश के विभिन्न स्थानों पर कर चुके हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का
डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने देश में लगभग 110 से अधिक रंग जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ कार्य किया है, जिनमें प्रोफेसर जी कुमार वर्मा, पद्मश्री नीलम मानसिंह चौधरी, GS चन्नी, बसंत निर्मले, निरंजन गोस्वामी, भारत रत्न भार्गव, प्रोफेसर रानी बलबीर कौर, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर कमल वशिष्ठ, प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर, पंडित राम साहेब पांडे, श्री कपिल तिवारी आदि प्रमुख थे। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने झांसी में बुंदेलखंड नाट्य कला केंद्र की स्थापना की है, जो विगत 7 वर्षों से लगातार बुंदेली लोक नाट्य, बुंदेली गीत, संगीत, नृत्य, राई, बधाई, नौरता, बुंदेली साहित्य के संरक्षण संवर्धन हेतु निरंतर कार्य कर रही है। कार्यशाला एवं शिक्षण के माध्यम से छात्रों को निःशुल्क शिक्षण करा रही है। बुंदेलखंड नाट्य कला केंद्र समिति रंग दृष्टि नाम की पत्रिका भी प्रकाशित करती है। कम शब्दों में यही कहा जा सकता है कि बुंदेली लोक नाटक के प्रशिक्षण का एकमात्र संस्थान है। आप देश के प्रतिष्ठित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो यह संक्षेप में मैंने परिचय दिया है, आपको थोड़ा दीर्घ लगा होगा, लेकिन वास्तव में अगर उसके विषय में कहा जाए, नाट्य की परंपरा में कहा जाए, वह कार्यक्रम इंडियन फिल्म फेस्टिवल हरियाणा का मैंने देखा था साक्षात। तो उसमें राजपाल यादव जी ने कहा था कि नाट्य मंच और लोक मंच में UGC नेट के संदर्भ में इस प्रकार की पुस्तक छापने का कार्य प्रथम बार डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने ही किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के कलाकारों, इस तरह के मंचों से आपको प्रशस्ति प्राप्त है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में आए हैं। तो आज हम रंगमंच के विशेष तथ्यों को आपसे समझेंगे। सर, आपका स्वागत है। और इस परंपरा में एक स्वागत की परंपरा है, शायद हो गया। तो मैं आदरणीय सह निदेशक सर से अनुरोध करूँगा कि आप हरित पारक प्रदान कर आदरणीय सर का स्वागत करें। और इसी कड़ी में मैं आदरणीय कार्यक्रम के निर्देशक श्री पति सर से अनुरोध करूँगा कि सर का हरित पुष्प प्रदान कर स्वागत पांडे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। संपृक्तौ केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन का आयोजन और देश के सुदूर राज्यों, देश देशांतर से पधारे हुए सम्मानित शिक्षकगण, इसी के साथ सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ परम आदरणीय यादव सर को, जो निदेशक है, जिनके मार्गदर्शन, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी के साथ मैं विशेष रूप से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूँगा उपेंद्र तोमर सर का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। साथ ही मंच पर आते हमारे निदेशक सर और पांडे सर और मीना सर, पांडे जी, सभी को मैं विशेष रूप से अपनी धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे प्रिय भाई कपिल भार्गव जी का विशेष रूप से धन्यवाद अदा करूँगा, जिनके सूत्र के कारण मैं आपके बीच जुड़ पा रहा हूँ और मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। विषय बड़ा ही रोचक है और आप सब गुणीजन हैं, अपने अपनी विधा के पारंगत विद्वान हैं। मैं एक रंगमंच का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, शिक्षण हूँ और निरंतर उस प्रक्रिया बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी का जो मुझे आज आदेश प्राप्त हुआ है, उसमें मैं अपने संपूर्ण जो आज की क्रियाविधि है उसको 3 सेशन में बांटना चाहूँगा। पहला कहानी और रंगमंच और अभिनय, इसकी बात करेंगे लगभग आधा घंटे के आसपास। आधा घंटे हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे जो आप अपने बच्चों को करा सकते हैं स्कूल लेवल पर। कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, जीवनी को कैसे नाट्य मंचन करके उनके अंतःकरण में आप बनाए रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। और
तीसरे में आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर देने का प्रयत्न करूँगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं रंगमंच और अभिनय। शास्त्रीय रूप में तो इसका बहुत व्यापक और विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। नाट्यशास्त्र की परंपरा से भी जितने संस्कृत के हमारे टीचर्स हैं वो परिचित होंगे ही। तो भारत की और पाश्चात्य की और संपूर्ण विश्व की अगर नाट्य परंपरा की बात करें तो बहुत ही अद्भुत दर्शन हमें देखने को मिलते हैं हमारे नाट्य के। सबसे पहले तो हमारे यहाँ नाटक शब्द नहीं कहा है, नाट्य का। नाटक शब्द साहित्य का गद्य काव्य के जो प्रकार है उसकी श्रेणी में है, लेकिन नाट्य से अभिप्राय है रंगमंच या अभिनय या उससे संबंधित सारे कार्य व्यापार जो ऑन स्टेज हो या बैक स्टेज हो, संपूर्ण समाहित उस नाट्य शब्द में हो जाते हैं। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्य में समाहित ना हो। अभिप्राय ये है कि भारत की जो नाट्य परंपरा है वो संपूर्णता की बात करती है, समूह की बात करती है, कोलैबोरेशन की बात करती है। जबकि पाश्चात्य परंपरा में नाट्य के लिए एक शब्द प्रयोग होता है जिसको कहते हैं क्लिप्टोमीनिया। थिएटर इज लाइक अ क्लिप्टोमीनिया। क्लिप्टोमीनिया का अर्थ होता है जिसका खुद का कुछ ना हो, हमेशा दूसरी चीजों से चुराया हो। वास्तव में अगर देखा जाए तो रंगमंच का दूसरा दृष्टिकोण यही है, एक ऐसी अपरिष्कृत कला है, अपरिमार्जित कला है जिसमें खुद का कुछ नहीं होता। अगर कोई साहित्य का विद्वान है तो साहित्य की प्रासंगिकता होगी, अगर कोई संगीत का निर्देशक है तो संगीत ज्यादा होगा, अगर कोई नृत्य वाला है और वो डांस की कोरियोग्राफी कर रहा है तो उसमें डांस ज्यादा होगा। मतलब उस इंडिविजुअल आर्ट की कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन देखिए चीजें वही है, जैसे एक गिलास आधा भरा आधा खाली। लेकिन वास्तव में आप देखिए नाट्य हमारा कितना व्यापक है, भारतीय सोच कि हम सबको साथ लेकर जो चलते हैं वो हमारा नाट्य है। तो वैसे तो आप सब हिंदी और संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन मेरा ऐसा विषय है जिसका सारे विषयों से समावेश रहता है। आप अपने विधा को लेके काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे विधा के बिना आपका काम नहीं चलेगा और जीवन में भी नहीं चलेगा। आप शिक्षण में तो चले ना चले, जीवन में नहीं चलेगा। उसका अभिप्राय यह है कि अभिनय जन्म लेने से शुरू हो जाता है। बच्चा जब पहली बार जन्म लेता और रोता है तो वो यह अभिप्राय करता है, ये संप्रेषित करता है कि उसे भूख लग रही है या प्यास लग रही है, और माँ उसकी वो ऑडियंस, वो दर्शक आत्मीयता होती है, वो समझ जाती है कि वास्तव में इसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। हम जीवन के प्रत्येक क्षण अभिनय करते हैं मृत्यु पर्यंत तक। यहाँ बैठे हैं, मुझे आज वक्ता का दायित्व सौंपा गया है, मैं वक्ता का अभिनय कर रहा हूँ, आप आयोजक का अभिनय कर रहे हैं, आप श्रोता का अभिनय कर रहे हैं, कभी आप वक्ता का अभिनय करते हैं। हम क्षण प्रति क्षण अभिनय करते हैं। हमारी माताएं बहनें बहनी हैं, बैठी हुई हैं, जब हमारे सामने हमारे पतिदेव आते हैं तो हमारा व्यवहार और स्वभाव क्या होता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे ही हमारी सास आ जाती है हमारा रिएक्शन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया। जैसे ही हमारा बच्चा आया हमारा अभिनय बदल गया, और जैसे ही हमारी कोई सहेली आई या पड़ोसन आई तो स्वभाव तो अति रूप से बदल जाता है। हाँ बहन क्या हुआ था, हाय हाय तुम्हें पता है जो होगा तो ऐसा हुआ था, और आत्मा आनंदानुभूति वो लोग लेने लगते हैं। तो पल प्रतिपल हम लोग अभिनय करते हैं, करते रहेंगे। बस अंतर इतना है हम सात्विक कितने हैं, सच कितने हैं। हम जीवन में जो भी कार्य सच पूर्णता से नहीं करते तो वो सफल नहीं होता। तो अभिनय तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और महान कला है। इसको हम समझते नहीं है, लेकिन वास्तव में हम प्रतिपल अभिनय कर रहे होते हैं, प्रतिक्षण अभिनय कर रहे होते हैं। सात्विकता की बात यह है कि जो भी कार्य हम संपूर्ण निष्ठा और भाव से नहीं करेंगे तो ये पूर्ण नहीं हो सकता। आप सब जानते ही होंगे, अभिनय के भरत मुनि ने 4 प्रकार बताए हैं। आंगिकम भुवनम यस्य वाचकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। शिव जी की वंदना में ये श्लोक कहा है, अभिनय दर्पण का श्लोक है, और इसमें ये कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका अंग संचालन है, समग्र वांगमय जिसका संवाद है, चंद्र ताराओं से जो विभूषित है, ऐसे सात्विक शिव की वंदना में नाट्याभिनय प्रस्तुत है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक कोट करना चाहूंगा कि आहार्य को अभिनय, आंगिक तो चलिए हमारा शरीर है, हम प्रतिपल एक्टिंग करते हैं, कहाँ कहाँ एक्टिंग करते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी एक्टिंग करता है। अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाला वाचिक अभिनय करने लगे तो 2-3 घंटे बाद उसका गला बैठ जाएगा। वो कहेगा रुको 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 रुको, आओ आप आओ, गला बैठ जाएगा। उसके लिए वो प्रतीकों का इस्तेमाल करता है,
ये सिंपल सा, हम किसी को करते हैं, जीवन में हम प्रतिपल आंगिक अभिनय कर रहे हैं, उसी तरह से हम वाचिक अभिनय करते हैं, इसी तरह से हम आहार्य को अभिनय क्यों कर रहे हैं? मेरा अभिप्राय ये है कि जब हम वस्त्र धारण कर लेते हैं, जब हम कोई कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ भिखारी की कॉस्ट्यूम पहन ली और मैं मंच पे नहीं हूँ, अभिनय ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ तो सारे मुझे भिखारी कहेंगे, और जब तक मैं वो वस्त्र नहीं उतार दूंगा तब तक मैं वो चरित्र में हूँ। इसीलिए भरत मुनि आहार्य को अभिनय कहते हैं, और सत्य से अभिप्राय है कोई भी काम करें हम वो सात्विकता के साथ करें। इसके बाद साहित्य की अलग अलग विधाओं की आज चर्चा है, जिसमें विशेष रूप से कहानी की बात करें। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि नाटक एक ऐसी विधा है जिसका हर विधा से संबंध है, और जब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या होता है नाटक, कितने प्रकार का होता है नाटक, कहाँ होता है नाटक, तो मैं जो हमारे बच्चे प्रवेश लेने आते हैं उनके माता पिता को जब जानकारी नहीं होती तो उनको सिंपल एक बात कहता हूँ, पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं का नाटक है, और पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं उन नाटक की उतनी शैलियां हैं, मतलब उतने तरीके से करने। जैसे आप देश देशांतर से हैं तो हम लोग बुंदेलखंडी जो है या चंबल बेल्ट का आदमी वो कहेगा हाँ आओ आओ समझ आए, और थोड़ा महाराष्ट्र और कर्नाटक तरफ जाएंगे तो बराबर। अब ये मुंडी यहाँ हिल रही, एक जगह यहाँ हिल रही, एक जगह ये हिल रही, लेकिन तीनों के अर्थ एक। तो जगह विशेष के हिसाब से स्वभाव बदलता चला जाएगा। इसी तरह से नाटक की अलग अलग जगह अलग अलग शैलियां हैं। तो नाटक जितनी भाषाओं का विस्तार है, जितनी व्याकरण का विस्तार है, जितना शास्त्रों का विस्तार है, उतना ही नाटक का विस्तार है। कहानी के रंगमंच की जब हम बात करें, या कविता के रंगमंच, या उपन्यास के रंगमंच, या किसी विषय के रंगमंच की हम बात करें, तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि उसमें नाटकीयता कितनी है। जैसे कहानी के रंगमंच को जब हम करते हैं तो ज्यादातर जो निर्देशक है वो उसको नाटक के रूप में मंचित करते हैं, अर्थात उसका नाट्यानुवाद करेंगे या नाट्य प्रस्तुतिकरण के हिसाब से तैयार करेंगे। बल्कि इसकी एक नई शैली विकसित हुई है जिसके बारे में आप लोग अगर जानते हो, देवेंद्र राज अंकुर, जानते हैं आप? जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक रहे, मेरे टीचर हैं। उन्होंने कहानी का रंगमंच नाम से ही एक विधा डेवलप की मैगजीन। वो वास्तव में विधा क्या है, उसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसी कहानी लेखक ने लिखी है उसको वैसे ही मंचित करना है, उसमें मेरा इनपुट कुछ नहीं होगा। जैसा अगर कहा है, जैसा लिखा है, जैसी परिस्थितियां हैं, वैसा ही एज इट इज करते चले जाएं, और उसमें कोई ज्यादा सेट नहीं होगा, कॉस्ट्यूम नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो हमारे कहानी के रंगमंच की एक रंगमंच की धारा है। अदरवाइज जीवन में हम हर क्षण कोई ना कोई नाटक कर रहे हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी हो, या हम किसी गबन गोदान ले लें, या हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई नाटक ले लें, या मोहन राकेश जी का नाटक ले लें, ये तो नाटक परंपरा है। काव्य की परंपरा में अंधायु ले लें, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, या रश्मि रथी का हम कोई सर्ग ले लें, उन सबका मंचन हम नाटक के माध्यम से कर सकते हैं, नाटकों के तत्वों का इस्तेमाल करके। और उसके लिए बहुत ज्यादा नाटक के विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, बस नाटक के थोड़े से कंसेप्ट को समझना है, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों को वो नाट्य कला, साहित्य की वो विधाएं आराम से भेज सकते हैं। अच्छा, ये आवश्यक क्यों है? मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक चीनी लोकोक्ति पढ़ी थी जिसमें कहा था कि मैंने पढ़ा मैं भूल गया, मैंने सुना मुझे याद रहा, मैंने देखा मैं समझ गया। वास्तव में जो रंगमंच, जो नाटक है, वो देखने की कला है। आपको आज भी, आज से 10 साल पहले देखी हुई कोई फिल्म, शोले हो या अन्य कोई फिल्म, उसका सीन और डायलॉग याद होंगे, उसका दृश्य याद होगा, क्योंकि ये विजुअल माध्यम है, जबकि अन्य विधाओं में हम वो भूल जाते हैं। इसीलिए हम छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, छोटे छोटे कुछ कंटेंट पे काम करेंगे, उन एक्सरसाइज और उनको ड्रामा में परिवर्तित करके हम नाट्यारूप करके अपने बच्चों तक वो विधा भेज सकते हैं। इसी के साथ जो कहानी का रंगमंच है या नाटक का रंगमंच है, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम कहें बाल रंगमंच या चिल्ड्रन थिएटर।
जिसको एक और परिभाषित रूप में कह सकते हैं थिएटर इन एजुकेशन। जब प्रारंभ में मेरा विषय रिसर्च का था तो वो यही था, थिएटर इट्स सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। मैंने 6 महीने 7 महीने इस पर काम किया, काम बहुत रुचिकर भी था, लेकिन मैं एजुकेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, इसलिए मैंने बदल के फिर लोक नाट्य और उस पर आया। लेकिन मेरा अभी भी वो रुचि का विषय है और मैंने चंडीगढ़ पंजाब के कई विश्वविद्यालय और विद्यालयों में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम किया। उसमें हमें जितने क्रिएटिव हमारे बच्चे होते हैं, जितने बाल कलाकार होते हैं, उतने हम लोग नहीं होते। उसका कारण ये है कि हम लोग एक रिजिड फॉर्मेट में बंधते चले जाते हैं, लेकिन बच्चों की कल्पनाशीलता अथाह होती है। इसलिए जब भी हम कोई नाट्य मंचन करें या कोई कहानी का मंचन करवाएं या कोई कथा का मंचन कराएं तो उनकी कल्पनाशीलता को हम लिबर्टी में कर दें और धीरे धीरे हमारे पास नया प्रोडक्ट आएगा। इस पर और भी चर्चा करेंगे और बाकी जो आपके सवाल होंगे उनको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहें तो एक बार हम कुछ एक्सरसाइज करें साथ में। सब इन्वॉल्व होंगे क्या प्लीज? चलिए आइए प्लीज थोड़ा। अभी लगभग 10 लोग आ जाएंगे, बाकी कुछ लोग बैठेंगे। आइए सर, आइए इस तरफ होके खड़े हो जाएंगे सर, इधर इस तरफ। हाँ, आप इनके पीछे आइए। मैं यहाँ एक कम्युनिकेशन की एक्सरसाइज करूंगा जो थिएटर के माध्यम से हम अपने बच्चों को भी करा सकते हैं और जीवन में भी कर सकते हैं। मैं कुछ एक्शन इनको बताऊंगा, ये एक्शन आपको बताएगी, एक एक करके वो एक्शन वहां तक कम्युनिकेट करें और बोलना नहीं है, इसमें कोई भी साउंड नहीं। मैम प्लीज आप भाई, आप बाकी सब लोग भाई एक्शन देखिए ऐसे ये एक्शन था क्या? नहीं था, बताइए मैम क्या एक्शन था? विधा वहाँ भी चेंज हुई, बीच में भी चेंज हुआ, यहाँ भी ये भी नहीं था, मैम ने भी काफी चेंज कर दिया। हाँ, मैम ने भी काफी 1 2 3 4 ये था और पहुंचते पहुंचते क्या बना? बना कि नहीं बना? ये कम्युनिकेशन हम देखते नहीं है। चलिए कुछ डांस की एक्सरसाइज करते हैं। मैसेज विपरीत हो गया, यहाँ आते आते चेंज हो गया। हाँ तो चेंज चारुचंद्र बोल रहे हैं कि वो पागल है।
चारू चंद्र बोल रहे हैं कि वो पागल है। मैंने क्या बोला? चारू चंद्र क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या? ये था, चारू चंद्र क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या? और सर ने क्या बोला? नहीं, चारू चंद्र पागल हो क्या? चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक्चुअल में ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम अपने बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक करवा सकते हैं। नहीं प्लीज, एक बार आप सब इन्वॉल्व हो, आ जाइए प्लीज। चेयर थोड़ी पीछे हो सकती है? हाँ प्लीज आ जाइए। कुछ लोग मंच पर आइए। एक सेकंड। आइए आइए मैम, आप आइए, सभी आइए। एक हाथ पकड़ के एक सर्किल बना लेंगे हम लोग, कुछ लोग आगे नीचे आ जाएं। आइए। बिल्कुल लेक्चर ओरिएंटेड कुछ नहीं है, हम लोग फन करेंगे और आप बच्चों के माध्यम से भी ये सब करवा सकते हैं, हम लोग करवाते हैं। चलिए अब छोड़ देंगे हाथ। सोचेंगे कि जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, जो टास्क दे रहा हूं उसको वैसे फॉलो करना है, जैसे भी हो। ठंड लग रही है हम लोगों को, सर्दी लग रही है आप लोग, कैसे कैसे लग सकती है सर्दी? यस, बहुत ज्यादा लग रही है। अब सर्दी में जा रहे हैं कहीं, जा रहे हैं, चलिए मूव कीजिए, घूमिए, अलग अलग स्पेस पर जाइए। बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई, चल रहे नीचे, चल रहे नीचे, देख रहे हैं क्या है, नीचे क्या है? अच्छा कांटा लग गया आपको, कांटा लग गया, कहाँ कांटा लगा? देखिए कहाँ कांटा लग गया। पांडे सर जूते पहने पर भी कांटा लग गया, कांटा लगा। चलिए चल रहे हम लोग कहीं जा रहे हैं। चलिए घूमिए, इतने स्पेस में ही चलिए घूमेंगे। अच्छा कंकड़ लग रहे हैं हम लोगों को, पैर में कंकड़। आप मैम नोट कर लीजिए अगर चाहे तो, ये बच्चों को करा सकते हैं, मैं नोट करवा दूंगा। आइए बाकी इन्वॉल्व वही करिए, जैसा भी करें। बिल्कुल सर बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, एक बार सर के लिए तालियां। कंकड़ चुभ रहे हैं। अच्छा गर्मी में हम लोग जा रहे हैं, गर्मी में चलिए कहीं चल रहे हैं, चलिए पसीना आ रहा है, सड़क जल रही है, थोड़ा सात्विकता की कोशिश करेंगे, सच में फील कीजिए। कई बार हमें पसीना नहीं होता लेकिन ऐसे करते हैं। हाँ आ भी रहा है, थोड़ा फील करेंगे। दूर हटो भाई, घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा साउंड भी आ रहा है, घबराने का साउंड आ रहा है। अच्छा एक दो लोग पार्टनर बना लीजिए, दो लोग पार्टनर हो जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए, दो लोग आमने सामने खड़े हो जाइए, दो लोग। हाँ सर प्लीज, यस हाँ प्लीज आइए। मैम आप आ जाइए, मैम आप सर, मैम अकेले जी। अब एक दूसरे को देखिए, थोड़ा एक हाथ का गैप रखिए, गुस्सा आ रही है एक दूसरे से, गुस्सा आ रही है आप लोगों को, बोलना कुछ नहीं, बस गुस्सा करना है एक दूसरे के प्रति। चलिए गुस्सा कीजिए, हंसना नहीं है, गुस्सा करना है, कुछ बोल भी सकते हो गुस्सा में। और गुस्सा बढ़ाइए, बहुत गुस्सा, बढ़ाइए, कंट्रोल कीजिए, गुस्सा लाइए, कुछ बोल लीजिए। अच्छा एक बोलेगा गधे हो तुम, बोलिए गधे हो तुम, दूसरा भी बोलेगा तुम भी गधे हो। हाँ बढ़ाइए, जी मैम। तुम बिच्छू हो, आप भी मुझसे बात करिए, इस तरह की हरकतें आप गलत नहीं लगती, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया मैम के लिए अच्छा सभी एक दूसरे को पार्टनर रिपीट करना है और वही सेंटेंस चलेगा। जैसे मैम को बोला अच्छा नहीं बोल रही हैं आप अच्छा नहीं बोल रही हैं, और ये बिल्डअप करना है। चलिए 1 2 3 गो। ये अच्छा बात नहीं है मैडम,
मैम आप इधर आइए। आपकी ये लीडर है, दोनों ही चलिए। अब ऐसा लग रहा है कोई गुदगुदा रहा है, एक दूसरे को गुदगुदा रहे हैं। टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, लेकिन गुदगुदा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं। बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। नहीं, एक दूसरे को शक से देख रहे हैं, बदबू आ रही है। एक दूसरे को आ रही है। देखिए, देखिए, रिएक्ट कीजिए, रिएक्ट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, मूव करते रहे साथ। अच्छा, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, वाह, अद्भुत, अद्भुत, बहुत अच्छी है। फील कीजिए, घूमिए, कहाँ से आ रही हो, देखने की कोशिश कीजिए कहाँ से आ रही है। अच्छा, कोई खबर मिली एकदम कुछ गड़बड़ हो गया, रोना आ रहा है, लेकिन नकली रोना है, असली नहीं रोना। शुरू कीजिए, बढ़ाइए धीरे धीरे, बढ़ाइए, बढ़ाइए, मेहनत कीजिए और दहाड़े मारिए, दहाड़े मारिए। All round, all round, all round. और प्लीज प्लीज और बिल्डअप कीजिए, और बिल्डअप कीजिए। अब रोते रोते हंसना है, रोते रोते हंसना है और हंसते हंसते रोना है, ठीक है? ठीक आई एकदम, ठीक आई। अब हम लोग फिर चलेंगे, फिर चलेंगे, घूम रहे हैं, फिर से घूम रहे हैं। अच्छा, अल्फाबेट्स है हमारे पास, कौन कौन से अल्फाबेट्स है हमारे पास? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आ, यही है ना अंगा। यही अल्फाबेट्स में हम एक्सप्रेशन बदलेंगे सर। आ, ओ, आई, ये एक दूसरे को देखेंगे, इन्हीं अल्फाबेट्स में रिएक्ट करेंगे और बात करके निकल जाएंगे। क्लियर? चलिए कंटिन्यू। एक दूसरे को रिएक्ट करा, प्लीज चलिए। बहुत बढ़िया, मैम आप इन्वॉल्व, यस प्लीज। अच्छा सर बोलना नहीं है। अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं, नो साउंड, और चुगली कर रहे हैं, चुगली करना है बिना बोले। कुछ कहो जैसे समझ आए सामने वाले को क्या हो रहा है। क्या कहा, समझ आ रहा है? उन्होंने कहा कि यहाँ का तो
हाँ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यदि छोड़ो फालतू की बातों को। अच्छा मैम तीनों इकट्ठी हो गई, सच में चुगली हो गई। चलिए एक बार ताली आप हम लोग अभी और करेंगे। पार्टनर में रहेंगे। एक मिरर एक्सरसाइज होती है, उसके बाद एक बढ़िया सा गेम करते हैं जो बच्चों को करा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले दो पार्टनर रहेंगे, एक व्यक्ति रहेगा और एक उसका मिरर रहेगा। मिरर क्या होता है? सेम रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन एक्शन जो भी हम करेंगे वो स्लो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैम आप आइए, ये मैं मैम का मिरर हूँ, ठीक है मैम। अब आप मिरर पे चेहरा देख रहे हैं, लेकिन एक्शन स्लो कर रहा है। और धीरे करो, और धीरे, और धीरे। हाँ, जैसे मैं, आप मेरा मिरर बनिए, आप है ना, मिरर बनिए मेरा, आप मेरा मिरर बनिए, आप मिरर मैं एक्शन करूँ, ऐसे ही करिए। ये वाला है, क्लियर है ना? कंटिन्यू करेंगे, एक एक पार्टनर बनाएंगे प्लीज। हाँ बढ़िया पांडे सर, क्या बात। और एक्शन स्लो करें जिससे सामने वाला मिरर कर पाए। मिरर है, एक्शन धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे, जिससे सामने वाला कर पाए। Yes, please. Yes, please. आइए। मिरर एक्सरसाइज, आइए। आप मिरर हैं, आप मिरर हैं, आप एक्शन कीजिए, ये कॉपी करेंगे ऐसे केस, लेकिन मेरा कैसे करेगा? स्लोली। अच्छा मिरर के सामने हम जैसे सहज होते वैसे होने की कोशिश कीजिए, जो हम एक्टिविटीज करते हैं कई बार। बिल्कुल बढ़िया पांडे जी। अच्छा पार्टनर चेंज, अब वही रहेंगे, लेकिन अब जो मिरर थे वो व्यक्ति बन जाएंगे और जो व्यक्ति थे वो मिरर बन जाएंगे। सर आपको जाना नहीं है, पार्टनर चेंज नहीं करना, आपको यही रहना। अब मैम आप एक्सरसाइज वो करेंगे, सर कॉपी करेंगे। सर मिरर है, अभी आपको ये फॉलो कर रहे थे, अब आप ये इनको फॉलो करें, बदल जाएगा। एक्शन सेम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे वो आर्य जी को पार्टनर छोड़ के भाग गए, देखो अकेला सीसा करा है। अच्छा अब एक पार्टनर एक दूसरे को टच नहीं करना है, 1 फुट की दूरी रखना है, लेकिन नकली फाइटिंग करनी है और खुद सामने वाले को एक्शन प्रॉपर करना है। जैसे आप मेरे को मारेंगे सर, मारिए। अब इतना मारोगे तो पीछे गिर जाऊंगा। अब जैसे मैं सर को करवाता हूं, सर प्लीज देखिए आप क्लियर है ना? स्लोली एक्शन करें। चलिए प्लीज, ये हम अपने बच्चों को प्यार से करवा सकते हैं। नकली फाइटिंग मैम कर कीजिए ना मैम, अरे धीरे से वास्तविकता में नहीं लड़ना है। अच्छा मैम नोच रही है, बाल पकड़ रहे तो बाल खींचे। हाँ
चलिए गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ गया। आपने जांच के बाद अभी अभी बैठना नहीं है ना, अभी बैठना नहीं है। अब झुंड में आइए, सामने आ जाइए। आइए, बाद में हम ये नोट कर लेंगे। सब कुछ लोग ऊपर आ जाइए, कुछ लोग नीचे आ जाइए, है ना। सभी, अब मैं अकेला जो है टास्क दूंगा वो करना है। हल्का सा ध्यान रखेंगे, हमारे इर्द गिर्द अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह से हंसते हैं। ऑब्जर्व किया यहाँ आपने? तो हंसना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो ऐसे हंसता है, बिल्कुल मन में ही हंस लेता। क्लियर है ना मन में? चलिए स्टार्ट। अब मैं बताता जाऊँ, हंसिए। अच्छा, कुछ थोड़े लाउड होते हैं। चलिए बढ़ाइए धीरे धीरे। सभी सभी करेंगे ज्यादा। और लाओ, और लाओ। बच्चे कैसे करते हैं, जिद कीजिए। पांडे सर बचपन में बहुत बदतमीज बच्चे थे। मैं इसमें 30 सेकंड बताता हूँ। बच्चे से माँ ने कहा, नहीं पढ़ेगा तू, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ेगा तू, नहीं पढ़ूंगा। माँ ने एक झापड़ यही करेंगे, यही करेंगे। सर है माँ, सर है माँ, आप सब बच्चे। चलिए, तू नहीं पढ़ेगा, बोलिए नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेगा, नहीं करेंगे। आप पढ़ी दो। अच्छा, किसी बहरे आदमी से कैसे बात करते हैं? हाँ हाँ, वही कैसे बात करते हैं, सुनाइए उसको, बोलिए कुछ। अरे मैं चाची, बह रहा हूँ, मुझे कुछ कहिए, कहिए आप लोग सभी। स्टार्ट। अरे राम नारायण दादा, दादा हम अनुराग। आप लोग भी। अरे दादा, वो कह रही है दादा। दादा किसने? हंस का रहे हो? क्या कह रहा हो? ये कह रही है कि तुम्हें ऊंचा सुनाई दे। हाँ? हाँ, क्या? तुम्हें ऊंचा सुनाई दे। तुम्हारी शादी हो गई? अच्छा, करो करो और करो। अच्छा अच्छा, हकलाते कुछ कैसे हकलाते? हकलाते आवाज बताइए, चलिए। बोलिए, पढ़ लो, बोलिए, सभी बोलिए, सभी इन्वॉल्व होइए। देखना नहीं, कोशिश कीजिए प्लीज 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 प्लीज। सभी एक दूसरे से बोलिए। नहीं मिलेगा। करंट लग रहा है सबको, करंट लग रहा है, करंट लगा, करंट लगा, करंट लगा। मेरे को तो कितना प्यारा करंट लग रहा है। करंट भी शर्मा रहा, क्यों लगाऊं मैं? करंट लग रहा, करंट लगाइए, जोर से लगा। आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, आंधी आ रही है। आंधी हम कैसे उठते? चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। इसी ढंग से प्रिय सर, बात कभी अपने लिए
स्टूडेंट से ड्रामा सिर्फ स्क्रिप्ट पे ना जाए तक। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, या थिएटर वाले भी ये लोग करते हैं कि सबसे पहले कहानी ली और उसका सीधा मंचन करने लगे, उससे जुड़ाव नहीं होता। जुड़ाव हमारा एक्शन से होता है जो अपने जीवन में करते हैं। तो छोटी छोटी उनको टास्क दें, हम भी इन्वॉल्व हो तो बच्चा सहज हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि जो नई NEP है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी अभी नया है, इसमें सारा लगभग थिएटर का ही कंसेप्ट है। कहते हैं ना खेल खेल में बच्चों को पढ़ाओ, वास्तव में यही है। कैसे पढ़ाएंगे? तो हम एक साथ में उनके इन्वॉल्व होने लगते। चलिए, दो लोग आपस में झगड़ रहे, कैसे झगड़ेंगे? अब झगड़ने का कोई मूड थोड़ी ना होता, कैसे भी झगड़ सकते हैं। तो उससे क्या क्रिएटिविटी बढ़ती है। अच्छा चलो, मम्मी पापा की लड़ाई है तो कुछ बच्चे अलग ढंग से लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा को ऑब्जर्व किया है। कुछ लोग अगर ढंग से लड़ेंगे और कुछ की मम्मियां हावी होंगी पापा पे। क्यों होगी? क्योंकि मम्मियां दबा रही हैं पापा को। तो अलग अलग प्रकार का ये माहौल मिलता है। ये क्या है? ऐसे सहज टास्क हो जाते हैं। जैसे हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ नोट भी करा देता हूं कि हम लोग चल रहे हैं, अब चल रहे हैं तो कंकड़ चुभ रहे हैं। अब हर बच्चे का कंकड़ अपने दिमाग में अलग अलग होगा, उसकी कल्पनाशीलता अलग होगी। कांटा चुभा, अब किसी दिल्ली मुंबई के बच्चे को कांटा कभी नहीं मिलेगा, उसका अनुभव नहीं रहेगा। लेकिन एक गांव का जो बच्चा वो कांटे के अनुभव को बता सकता है, कितना कांटा बबूल का, इसका लगा और कैसे निकाला, कांटा निकालने का क्या ढंग है। तो ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही हैं और हमें अपने इर्द गिर्द से ही शुरू करना है। मैं भी अपने स्कूल टाइम में कोई मेरा ऐसा टीचर नहीं था जिसकी मैं मिमिक्री नहीं करता था। तो कई टीचर तो बड़े खुश होते थे, प्रोत्साहित करते थे, और कई बड़े बोलते नकल आता है मेरी। तो मुझे ऐसा लगता है हमें ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वास्तव में ये अभिनय की उनकी कला, जो हमारे स्कूल के टीचर उनको एब्जॉर्व कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़ी कला होती है। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल जैसे बड़े बड़े लोग बन गए। दक्षिण भारत के हैदराबाद के कलाकार हैं जिनको मिमिक्री में पद्मश्री मिला है। तो हम लोग ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करा के उनका विजन खोलें, उनका माइंड को ओपन करें। एक दो एक्सरसाइज और कर सकते हैं। हम लोग रूम में घूम रहे हैं, ये मैंने अभी आपसे नहीं कराई, और रूम में एक एक चीज को देखिए। पहले देखिए, 5 मिनट उनको देखने दीजिए कि ना एक एक चीज देखो, 10 मिनट अच्छे से देखो। अब आंखें बंद करके लेट जाओ। अब पूछो काला रंग कहाँ कहाँ है? मालूम चलेगा साउंड लगा हुआ है यहाँ पर है, सर ने एक पैंट पहना हुआ वहां पर है, तो रंगों का सेंस पता लगेगा। अच्छा, रेड कलर कहाँ था? अच्छा, आपका हार्दिक स्वागत कहाँ लिखा हुआ है बताइए। हम लोग भी काफी, जब हम लोग अनुभवी होने लगते हैं तो हम लोग फ्रेम में आने लगते हैं, फ्रेम में बंधने लगते हैं, अपने आप को शास्त्रीय समझने लगते हैं। और जब हम शास्त्रीय समझते हैं तो चीजें ब्रेक होती हैं। क्योंकि जो लोक है, जो सहज स्वीकार करता है, क्योंकि हम लोगों का, मेरा भी और आपका भी ऐसा प्रोफेशन है जो जीवन पर्यंत का प्रोफेशन है। मैं अपना अनुभव एक हास्य का करता हूँ। मेरी सासू माँ आई और मैं रात को 2 बजे कुछ पढ़ रहा था, तो बोली महाराज आप क्यों पढ़ रहे हो? बुंदेलखंड में महाराज जैसे दामाद, हमने कि वो व्याख्यान वगैरह कुछ कर, कहीं अब तो नौकरी लग गई, अब काय पढ़ रहे तो हम सभी लोग यही समझते हैं कि नौकरी लेने के बाद पढ़ना बंद। लेकिन शिक्षण एक ऐसा, जिसको कहेंगे हमारा व्यवसाय नहीं कहेंगे, एक ऐसा कार्य दायित्व है, ऐसा हमारा लोगों का कर्तव्य है जो जीवन पर्यंत चलता है सर। और अब तो इतना टेक्नोलॉजिकल मीडियम बदल रहा है, अगर हम लोग अपडेट नहीं रहे तो बच्चे हम लोगों को पीछे कर देते हैं। सर को पता ही नहीं, और कई तो उद्दंड और खंत्री आते हैं, गूगल पे सर्च करके आएंगे, गुरु जी ये पता है। तो ये भी मालूम चलना चाहिए कि गूगल पे क्या चल रहा है और हम क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है रंगमंच लेने जाते हैं, चंडीगढ़ गए या हरियाणा के कुछ लोग हों हमारे भाई बहन, तो काफी अच्छा माहौल होता है हरियाणा का। प्लीज सर। नहीं, सास 2 बजे रात को आई थी अच्छी तरीके से? नहीं सर का व्यंग विनोद बहुत अद्भुत है, क्या बात है सर में अभिनय के पूरे दक्ष गुण है। आप गलत जगह, हमारी विधा में आइए। एक्चुअली ग्वालियर में है तो रह रही थी, इलाज कराने आई थी। तो पढ़ते, टीचर पढ़ता है, रात दिन पढ़ता है, उसका काम है पढ़ने का, चीजें देखने का। तो देखिए तो बात थी, तो कई बार जो संगीत वाला बच्चा है या सहज बच्चा है, हमको पसंद करते हैं।
उनको बोलते हैं ये बच्चे चलो तुम आओ, तुम मॉनिटर बन जाओ। जो डिसिप्लिन बच्चा है, जो थोड़ा उद्दंड है, घूम रहा है, क्लास बंद कर दिया, बात नपुंसक करा है, बार बार परेशान करेगा टीचर को, उससे परेशान होता है। उसको कंट्रोल करने का एकमात्र माध्यम रंगमंच है। और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, 12-15 साल का जो रेगुलर थिएटर एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। क्योंकि ये क्या है, बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करता है। अच्छा क्या करेगा, नकल करते, चल बेटा नकल करके दिखाओ, अब नकल की एक्टिंग करो। सो उसको टास्क दिया कि चलो दो चोर हैं और बस स्टैंड पे एक दूसरे अपना ब्रीफकेस बदल रहे हैं, पता नहीं लगना चाहिए, पुलिस उनको देख रही है और बैग चेंज होना। अब देखो आपको कितने क्रिएटिविटी से लाए, है कि नहीं? अच्छा सास और बहू की कुछ बात पे मनमुटाव है, एक दूसरे को बता नहीं रही, लेकिन खुंदक पूरी है, चलो शुरू हो जाओ। समझ रहे ना? फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्रेन से जा रहे हैं मेट्रो में, और मेट्रो में बैठे और दरवाजा बंद हो गया, ट्रेन चल दी और मालूम चला हमारी तो अर्जेंट क्लास थी और हम गलत ट्रेन में। आप क्या करोगे? आप खुद सोचिए, आप लोग किसी अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हैं, 10 बजे पहुंचना था, 10:05 की कमी है और मेट्रो में बैठे, मेट्रो चली और पता लगा गलत मेट्रो में, क्या करोगे? सर आप क्या करेंगे? हाँ वो करेंगे। आप क्या करेंगे सर? क्या हो गया? दूसरे अगले स्टेशन का इंतजार। आप क्या करेंगे सर? अगले आप सबसे पहले जहाँ जाना है वहाँ फोन करेंगे कि ऐसे ऐसे हो गया, हमारे साथ रहना, और फिर हम आएंगे। आप लोग क्या करेंगे? मैम आप क्या करेंगे? मैं वही उधर करके दूसरे मेट्रो में वो तो चल रही मेट्रो, वहाँ कहाँ उतरेंगे? मेट्रो रुकेगी तो रुकेगी तब। मैम आप? परेशान तो हो जाऊंगी। यस मैम। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति का मानवीय स्वभाव अलग है। कोई कहेगा अरे यार पागल है यार, क्या कर रहा हूँ मैं यार, चल जाएगा, उसको पब्लिक को पता नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करेगा। एक कूल टाइप का होगा, वो क्या हो तो गई है, ठीक है। एक मैम जैसा करेंगे, भैया मैं लेट हो गई हूँ, गलत मेट्रो में बैठ गई, ऐसा भी स्वभाव है। तो हम लोग एक्चुअल में यही होते हैं। हमारे घर में पता लगता कि छोटी सी बात है और हम बहुत रिएक्ट कर देते, पागल हो गए तुम, परेशान कर रखा है, इरिटेट कर रहा है यार तुम, मैं पढ़ने बैठा हूँ, ऐसा होता है। और कई बार इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो सामने वाला कहता कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी चीजों का विस्तार होता है, हमारा टॉप व्यू देखने लगते हैं। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, जितनी 10वीं मंजिल पे जाएंगे तो हमारा व्यू बहुत बढ़ जाता है, तो चीजें बड़ी छोटी लगने लगती हैं। उसी तरह से रंगमंच के माध्यम से बच्चों की जो रचनात्मक क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से। मैं कुछ एक्सरसाइज आपको नोट करा रहा हूं जो आप अपने क्लासरूम में करवा सकते हैं, और उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो हम उनका वो करेंगे। जैसे सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों से कह सकते हैं कि राक्षस की नकल करो। अब देखिए राक्षस भी उनकी कल्पनाशीलता का राक्षस है। ज्यादातर वो राक्षस बनेंगे जो रामानंद सागर जी ने हमें रामायण में दिखाया, या हमने किसी लोक नाट्य विधा या किसी कलाओं में देखा है, वो राक्षस। तो राक्षस अलग अलग ढंग का हो सकता है। फिर राक्षस के ऊपर भी हम 10 मिनट एक्सरसाइज करा सकते हैं। अच्छा राक्षस हंस रहा है तो राक्षस कैसे हंसेगा? या कभी किसी हमने सीरियल या किसी टीवी या किसी नाटक में देखा है कि राक्षस ऐसे हंस रहा हो? आओ, कभी कोई राक्षस ऐसे बात कर रहा था, अरे मंदोदरी तुम कहाँ थे? कभी बात नहीं करेगा। ऐसे ही बात करेगा, राम राम राम, कहाँ है वो राम? ये उसका बॉडी लैंग्वेज होता है कि नहीं होता है? किसने समुद्र में जल फेंका? किसने किया है पाप? किसने तुझे पैदा किया? कौन है तेरा बाप? पीछे से आता है, मैंने समुद्र में जल फेंका, मैंने किया है पाप और मैंने तुझे पैदा किया, मैं हूं तेरा। अब ये रचनात्मक संवाद बदलते चले जाएंगे। तो हम राक्षस की या राम की, राम कैसे चलेंगे, सीता जी कैसे चलेंगी, या कोई घर में है तो पापा कैसे चलते हैं, मम्मी कैसे चलती हैं। अच्छा हम लोग भी अपने बॉडी के थ्रू चलते हैं। आप लोग आपस में अगर ऑब्जर्व किया हो आपने, तो सबका जो चाल है ना उनके बॉडी पार्ट से डिपेंड है। कोई लोग पेट से चलते हैं, ऐसे चलते हो चलते हैं कि नहीं? कुछ लोग चेस्ट से चलते हैं,
कुछ लोग माथे से चलते हैं, लीड माथा कर रहा है, कुछ लोगों का शोल्डर लीड करता है, पुष्पा कुछ लोगों के घुटने लीड करते हैं, अलग अलग कुछ लोगों के ये नील पार्ट लीड करता है, अलग अलग बॉडी पार्ट लीड करता है, चाल बदल जाती है, ताल बदल जाती है। नॉर्मल व्यक्ति ऐसे चाल चलता है और ताल टूट गई, बदल जाता है ना। इसी तरह से हंसी, कोई हंसता है बहुत गंभीर पर भी बहुत अति हास्य है, फिर भी इतना। तो कुछ लोग छोटी बात पे भी दहाड़ दहाड़ मार के हंसते हैं, कुछ लोग क्षणिक रोते हैं। यही हमें ऑब्जर्व करवाना है। ये सारी एक्सरसाइज आप लिख लीजिए, हंसने की, रोने की, गाने की। और ये जो हम बचपन में खेल खेलते हैं वो करवाना है बच्चों से, जैसे ये करवाना है, इससे लिप्स की एक्सरसाइज हो रही है। 90% हम टीचर, हमारे ही कुछ लोग अच्छी हिंदी के हैं, विद्वान हैं, लेकिन जब वो मंच पर हिंदी बोलते हैं तो अशुद्ध बोलते हैं। और उनमें ऐसा नहीं उनको जानकारी नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन उनका टंग ट्विस्टिंग काम नहीं कर रहा होता, तालू काम नहीं कर रहा होता, जिह्वा काम नहीं कर रही होती है। तो कैसे काम करेगी? थिएटर से करेगी। कौन सा? ड्रिंग 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 पा 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 पा। अब इसको सुर में कर सकते हैं अपन लोग, हारमोनियम में। चलिए करते हैं। सा कीजिए, मुंह पे आगे लगे, थूकना है। सुर बढ़ाइए। कोई गाना ले लो, कौन सा गाना जो सबको आता हो? फूलों का तारों का सबका कहना है, इसी को इसमें करेंगे, लिप्स में। हो गई? इसी को बदल दो। एक्सरसाइज हो गई, सुर बदल गया। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हाथी की नकल करें। हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, खरगोश कैसे चलता है, हिरण कैसे देखता है, नजरों की चपलता क्या होगी। इससे क्या सिखा रहे हैं उसको? उसको हम एक्टर नहीं बना रहे, उसको हम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम लोगों का जो लक्ष्य है वो सबको अभिनेता बनाना नहीं है, और इसमें से कुछ अभिनेता निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग ये चाहते हैं, रंगमंच के जो विद्यार्थी हैं, कि आप अच्छे अभिनेता बने ना बने, अच्छे दर्शक जरूर बने। कल के रोज जब आपका बच्चा जिद करे कि मम्मा हमें डांस सीखना है, अच्छा दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट या महाराष्ट्र और बंगाल ये समृद्ध है कला के मामले में, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। हम लोग उत्तर भारत वाले सपोर्ट ही नहीं करते। अगर मेरे गांव का इलाके का कोई कहेगा क्या करना है, नाटक, अच्छा भांड बनोगे, नौटंकी करोगे, अच्छा नचैया गवैया बनोगे, ये हमारे संस्कार खराब है। हम लोगों को अपनी कला को उस ढंग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो हमारे कुछ पूर्व में नहीं कर पाए, जिससे उसका महत्व समझें कि हम एक अच्छा कलाकार बना, हम एक अच्छा व्यक्ति कैसे बना सकते हैं। देखिए कई बार हमें बहुत ज्ञान होता है, बहुत, और हमारे बीच ऐसे विद्वान है, हमारे टीचर है, इतने ज्ञानी है कि हम लोगों की भूल नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ाते तो समझ कुछ नहीं आता। वो ज्ञान किस काम का? अति ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान शून्य है, क्योंकि हमारे तक तो संप्रेषित हो ही नहीं रहा। और कुछ लोग कम ज्ञानी होते हैं, लेकिन संप्रेषण कला इतनी पावरफुल होती है, बच्चों को समझ आता है। तो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं भेजना है, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, ज्ञान के साथ संप्रेषण भी करना है। और अभिनय की थोड़ी थोड़ी कलाएं आ जाएंगी तो टीचर ज्यादा प्रासंगिक होगा, बच्चे आनंद लेने लगे, आपको प्यार करने लगे, बच्चे आपको छोड़ेंगे, अरे सर वो कराओ ना एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज जाते में करेंगे, किलर एक्सरसाइज करेंगे हम। इसके बाद छोटे छोटे टास्क आप दे सकते हो कि कंकड़ पर चल रहे हो, कांटा लग गया, ठंड लग रही, ठंड बढ़ रही है, अच्छा किसी सुरंग में जा रहे हो, आप सुरंग में चमगादड़ आई,
अच्छा, सुरंग में कोई जाल है, सुरंग में कुछ तूफान आया एकदम, अच्छा सुरंग में एकदम कुछ कीचड़ पे आपका वो लगा और कुछ ऐसा था जैसे मलगम जैसा हो, देन रिएक्ट, देन और जा रहे हैं गहरे पानी में जा रहे हैं, डूब रहे हैं, उन सभी अनुभवों से उसको भेजना है। कुछ तो उसके अनुभव होंगे और कुछ अनुभव उसके पास नहीं होंगे, तो वो जानने की कोशिश करेगा कि ये अनुभव कहां से। तो हम उसका एक्चुअल में सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। इसके बाद हंसना, रोना, अलग अलग तरह से ये हो गया। पेट में दर्द हो रहा है, एक टीचर हमारे, हम लोग बड़े समझ जाते हैं कि बच्चे को सच में पेट में दर्द है या वास्तव में पेट दर्द एक बहाना है, और वास्तव में ये हमें दर्द से मालूम चलता है, ये लोग, हम लोग भी करते हैं। तो वो इस तरह की भी हम एक्सरसाइज उनको देख रहे हैं। फिर गुस्सा आना, गुस्सा आना धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर बहुत भयंकर ज्यादा, फिर एक्सेस गुस्सा अगर होता है तो हम क्या करते हैं। तो वो गुस्सा कई बार क्या होता है, हमारे विद्यार्थी जो होते हैं कई ऐसी पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित हो रहे होते हैं और वो अंदर अंदर घुटते हैं, बताते नहीं है, वो किसी से शेयर नहीं करते। इन एक्सरसाइज के माध्यम से उनके अंदर की जो एक्सजरेशन है वो बाहर निकल जाती है। और मैं ये सत्य के साथ कह रहा हूँ, हम लोगों ने एक ट्रांस एक्सरसाइज करवाई, सैड म्यूजिक लगाई है आपको, मेडिटेशन वाला जो आप योग में करते हैं, उसको लगाने के बाद धीरे धीरे भेजिए और सोचो, उनको ताज दे दो, सोचो कोई ऐसा घटना हुई आपके परिवार में, और बहुत ज्यादा भी नहीं करना है क्योंकि इस पर थोड़ा सा आपका भी कमांड जरूरी है। कई बार ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए जिससे आप बाहर ना ला पाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण है कि आप उस घटना को रिकॉल कीजिए और रोइए। और एक सच घटना आपको बताता हूं, जो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, हमारा एक रूममेट था, जगदीश तिवारी उसका नाम था, विशुद्ध कम्युनिस्ट जैसा आदमी था, और बम बम उसने सब बनाए थे। वो उस दिन रोया, मतलब पूरे 2 साल में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि वो रोया, और वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि हम लोग 3 घंटे बाद उसको कंट्रोल कर पाए। फिर उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। अब ये एक्सरसाइज क्या होती है, थिएटर, जैसे मैंने कहा पहले ही कि थिएटर एक कोलैबोरेटिव कला है, रंगमंच अकेले पांडे सर या मैं नहीं कर पाएंगे। कितना भी अच्छी आप फिल्म देख लीजिए, नसीर साहब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ओमपुरी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अगर कोई एक्टर खराब है तो पूरी फिल्म बिगड़ जाएगी। मतलब ये एकला चलो वाली कला नहीं है कि मैं अकेला हूं, मैं कर लूंगा, मैं पढ़ाता हूं। मेरे को एक्टर से, साथी टीचर से संबंध रखना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा, तभी मेरा काम हो पाएगा। और जब हम एक दूसरे से रिलेशन बनाना सीख जाते हैं तो हम समाज में संवाद स्थापित करते हैं, और जहां गैप होता है वहीं प्रॉब्लम होती है। संवाद जहां पर स्थापित, वहां कभी लड़ाई नहीं, समस्याएं मनमुटाव तो हर जगह है। वो बच्चा उस दिन रोया और उसने फिर बाद में बताया कि मैं बचपन में, हम लोग एल्युमिनियम के तार चोरी करते थे, पिलर यूपी का था, इलाहाबाद के पास था, और हमेशा मैं चढ़ता था, मेरा थोड़ा टेक्निक था, तार चुरा लेते थे। उस दिन मैंने कहा यार मैं नहीं चढ़ रहा हूं, तुम चढ़ो, और वो चढ़ा, अचानक से उतने में लाइट आ गई और करंट लगा, वो डेथ हो गया। और वो बोला कि मैं वहां से भागा, और सारी घटना को आज लगभग 20-22 साल हो गए, लेकिन उसका दोषी मैं अपने आप को समझता हूं, और मेरे अंतःकरण में ये आज रिस्टोर है। मैं अपने माइंड की 3 अवस्था है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस माइंड में ये था, जब उसको रिकॉल किया तो इतना हुआ, देखो कितना बड़ा गुबार उस एक्सरसाइज से निकल गया। तो हमें ऐसे बच्चों की छोटी छोटी, जिनको हम कितना पता नहीं गुमसुम है, जो साइकोलॉजी के साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, इसके पास, वो इलाज आप ही कर देंगे अपनी क्लासरूम के माध्यम से। एक्चुअल बच्चे की क्या मानसिक अवस्था चल रही है, ऐसा क्या हो रहा है जो हमसे शेयर नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है कि जो कटा कटा रह रहा है, ऐसा क्या है जो हमसे बोल नहीं रहा है, ऐसा क्या है इसका स्वभाव बदल गया है। क्योंकि थिएटर सिर्फ पढ़ाने की कला नहीं है, पूरे बॉडी लैंग्वेज की कला, आपकी मनस्थिति, इनर एंड आउटर। इसके बाद हम कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे उसके रिदमिक सेंस डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अल्फाबेट्स हैं A-E-I-O-U या A-A-E-I-O-U, इनको अलग अलग मॉड्यूलेट करके एक्सप्रेशन में करें। पहले एक्सप्रेशन, फिर साउंड, फिर उसके बाद इनसे कहो कुछ बात कह रहे हो आप,
अलग अलग एक्सप्रेशन अलग, तो इसकी भाषाएं बनने लगेंगी और इन्हीं एक्सरसाइज से आपकी कहानी बन जाएगी। चलो मुंशी प्रेमचंद्र की अपन करते हैं ईदगाह। अब ईदगाह में डायलॉग नहीं है अभी कोई, कहानी मालूम चल गई सब बच्चों को? हाँ चल गई। चलो अब वो चिमटा लेने जा रहा है, अब हामिद चिमटा लेने जा रहा है। अब चिमटा लेने कैसे जाएगा? कोई ऐसे जा रहा है, क्यों ऐसे क्यों जाएगा? खेल रहा है तो हंसते जाइए, ये उनसे करवाइए। तो जैसे जैसे उनसे निकलेगा तो वो कहानी थोपी गई नहीं होगी, वो उनके द्वारा निकाली गई है, तो प्रभाव स्वाभाविक हो जाए, उसको जीने लगेंगे और जीवन पर्यंत नहीं बोलेंगे वो लेसन आपका। अगर आप पूरे आपको साल भर पढ़ाना है, आपकी 10 कहानी 4-5 एक दो वो है, एक नाटक है, उसके सीन वर्क आप छोटे छोटे चंक्स तैयार करवा दीजिए, अलग अलग ग्रुप में बांट दीजिए सारे। एक तो सबको एक ही चीज मत दीजिए, अलग अलग दीजिए, तो कुछ देख के सीखेंगे और कुछ करके सीखेंगे। इस तरह से उनको सारा पाठ 20 साल तक भी याद रखेगा कि टीचर ने हमारे ऐसे किया। इसके बाद ये सब मैंने जो एक्सरसाइज बताई, अच्छा कुछ माइंड की आप एक्सरसाइज करा सकते हैं कंसंट्रेशन की, जैसे 1 नंबर पे बैठना, 2 नंबर पे चलना, 3 नंबर पे खड़े होना, 4 नंबर पे लेटना, नंबरिंग से। फिर नंबरिंग बदल दी, उनके उल्टे क्रम कर दिए। इसके बाद मिरर एक्सरसाइज हो गई, नकली फाइटिंग, गुदगुदी करना, नकली बॉक्सिंग, खींचना, चांटे मारना, बहरे आदमी से बात करना, हकलाना, तुतलाना, और एक लास्ट में जो आप लोगों ने आज बहुत प्यारा छोटा सा नाटक तैयार किया, उसके लिए आप सबको एक बार जोरदार तालियां। बहुत प्यारा नाटक था वो, लेकिन उस नाटक को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज है जो अभी तकनीकी माध्यम में आई है, माइक। जैसे एक एक्टर ने माइक लिया, फिर दूसरे को दिया, कैरेक्टर ब्रेक हो गया। हमारा खुद का प्रोजेक्शन इतना होना चाहिए कि माइक की जरूरत ही नहीं है, कम से कम 150 के लिए, फिर लगेगा तो फिर तो आवश्यक है। लेकिन इससे क्या है, प्रोजेक्शन भी आना चाहिए, संवादों का उतार चढ़ाव भी आना चाहिए। तो बिना माइक के ही आप तैयारी करें और उससे कहें थोड़ा लाउड बोलिए। एक असली का अनुभव है, हरियाणा के सांगियों के साथ मैंने काम किया। गवर्नर हाउस में शो था। अब गवर्नर हाउस तो गवर्नर हाउस, बढ़िया वीआईपी व्यवस्था, पकौड़े वकौड़े लगे हुए। अब हम लोगों को हमारी जो ट्रेनिंग है वो क्लासिकल, गला खराब हो जाएगा, तेल मत खाना, मिर्च मत खाना, ये करना, हम लोग कॉन्शियस। वो आए साहब, उन्होंने कहा पकौड़े खाए, सबने आधा किलो 5 किलो पकौड़े खाए। हम लोग रोक रहे हैं, सांगी भाई क्या कर रहे हो, गला खराब हो जाए? कुछ नहीं। उन लोगों ने खाया, 1-1 किलो खाया। उसके बाद जब गाया तो आज से 500 मीटर दूर तक उनकी रेंज जा रही हो, वही स्वर थे। ये रफ एंड टफ प्रैक्टिस है, ऐसी होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थितियों में ये ना हो कि हमारे सुर हिल गए। तो बच्चों को भी हमें थोड़ा सा अपनी जमीन, अपनी माटी, अपनी मातृभूमि, इनके प्रति भी सिर्फ बाह्यिक रूप से संस्कारित नहीं करना है, लेटाना है, करवाना है, तब ये चीजें हो जाएंगी। और इस ढंग से जंप करना, करंट लगना, एक छोटा सा नाटक करके आप उस माध्यम को और इम्प्रूव कर सकते हो। इस ढंग से ये विधा वैसे बहुत बड़ी है, इसका न आदि है न अंत है, क्योंकि जैसा मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम नाटक ही करते हैं, हम सब नाटक कर रहे हैं। और शेक्सपियर ने कहा है जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं। वास्तव में यही सच है कि हम लोग पपिट ही हैं। जब हम घर में होते हैं तो बिल्कुल स्वभाव अलग है, यहाँ अलग है, और मित्रों के साथ मिलते हैं तो स्वभाव बिल्कुल बदलता चला जाता है। और यही होना चाहिए। और जब ये हम जीने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो सहज हो जाते हैं। और दुनिया का सबसे कठिन काम होता है सहज होना, सबसे आसान काम होता है नकली होना। ये सूट में आगे मैं नहीं कहता इसको पीछे, लेकिन अनरियल मत करो, जो आप हैं वही बनिए। और नाटक हमको यथार्थ से जोड़ती है, यथार्थ तक पहुंचाती है, तो यथार्थ से परिचय कराती है, और हमारे बच्चों का भविष्य ही यथार्थ है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। अंत में आपके कुछ सवाल हो तो मैं अपनी योग्यता के हिसाब से देने की कोशिश करूँगा। नहीं इस सभागार में समांतरिक रूप में और समान जो भी हमारे जिज्ञासु शिक्षकगण हैं वो अपने प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता हो और जिज्ञासा परक हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर किसी के भी मन में इस पूरे आयोजन से संबंधित, और जो सर ने बोला है, पहली बात तो इतना कॉम्प्रिहेंसिवली एंड पार्टिसिपेटिव सेशन, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस वेयर you have participated and you made a synergy, a type of synchronization you erected here.
So if I have any question, किसी के पास कोई question? Sir, please, अगर please, आप बताइए। अरे सर सवाल ये है कि इसमें क्या सिनेमा का दबाव है पहला। दूसरा, मैंने अपने बचपन में सर नौटंकी वगैरह देखी, तो सिनेमा के दबाव से वो आज अपना अस्तित्व मिटा दिया। वहाँ छोटे छोटे कलाकार आते थे, वो पूरी मेहनत से, जैसे आप बता रहे हैं माइक नहीं तो जोर से जो सुनाई देता था, कम माइक बिल्कुल बिल्कुल। और जो वाद्य यंत्र होते थे गाँव के नगाड़े और सिस्टमेटिक तरीके से रिदम और लय के साथ बजाते थे। ना कहीं किसी संगीत नाटक आदमी ने प्रशिक्षण लिया, ना कहीं ये जो और जातियों के आधार पे जो लोकगीत होते थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। वो दो सवाल मेरे हैं जो कि आप रंगमंच में हैं और मेरी फिल्मों से एरिया से बिलोंग करते हैं, इसका सिनेमा का क्या प्रेशर रहा है, कर सकते हैं दबाव है, क्योंकि सिनेमा एक जगह पे बहुत कुछ दिखा देता है। रंगमंच की अपनी सीमाएं हैं, सीमितताएं हैं, लेकिन यही कलाकार जब उठ करके, जैसे ओमपुरी है, नसीरुद्दीन साहब है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है, यही कलाकार राजपाल जी हैं, जब यही कलाकार रंगमंच से उठ करके सिनेमा के पर्दे पे जाता है तो उसको एक बृहत्तर कह सकते हैं, रंगमंच मिल सकता है उससे। सर मेरा दो ही सवाल है। एक तो ग्रामीण अंचलों में जो लोक कलाएँ थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। मैं बचपन की अगर लौट के देखूँ, रात रात भर नौटंकी देखते थे, कलाकार होते, हालांकि उनकी इज्जत नहीं होती थी। बिल्कुल सही। जिस सम्मान के हकदार थे वो सम्मान उनको मिलता नहीं मिलता। जैसे आप कह रहे हैं कि भाड़े हैं या नाचने गाने वाले हैं, या पुरुष पात्र ही महिलाओं के पात्र भी निभाते थे। एक कलाकार होता था, उसके अंदर कलाकार की पुरुष होकर के महिला का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से करता था। दूसरा जो मैंने पहला सवाल किया, दोनों का जवाब दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है माननीय उपनिदेशक सर का। और आप वैसे सब विद्वान हैं, अगर हम रंगमंच के थोड़े से इतिहास को देखें तो भारतीय रंगमंच का इतिहास लगभग 2000 ईसा पूर्व 2000 साल से है, संस्कृत नाट्य परंपरा। और हम लोग भी ऐसा मानते हैं, वैसे तो इस पर थोड़ा सा विवाद है कि भास, कालिदास या शूद्र कौन पहले हैं। तो पाश्चात्य के विद्वान कालिदास को पहले करते हैं और भारतीय विद्वान भास को करते हैं, क्योंकि उनमें भास के नाटकों का जिक्र कालिदास करते हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ लिखा वो लगभग 200 से 400 ईसा पूर्व लिखा, और कोई भी किताब तब लिखी जाती है जब वो परंपरा समाज में प्रचलित। जैसे नेट का एग्जाम हो रहा है और ज़रूरत है, इसलिए मैंने नेट की किताब ली, थिएटर में कोई किताब नहीं। तो ये बिल्कुल यथार्थ सिद्ध है कि नाटक का मंचन पहली शताब्दी से भी पहले हो रहा होगा और लंबा चौड़ा होगा, इसलिए उसके प्रशिक्षण की एक तर्क संगत किताब बनाई, और ऐसी किताब बनाई जिसमें कुछ नहीं छोड़ा। तो एक तो नाट्य परंपरा हमारी बड़ी प्राचीन है, लेकिन हम लोगों का जो इतिहास रहा है बहुत कुछ बदलाव रहे हैं। डच हो, फ्रांसीसी हो, इस्लाम हो, मुगल हो, अंग्रेज हो, सब आए और कुछ ना कुछ लाए। अंग्रेज भी अपना एक प्रकार का थिएटर लेकर आए। इस बीच बहुत हद तक संस्कृत नाटक वगैरह विलुप्त हो, और उसके बाद अंग्रेजियत थिएटर इंडिया में होने लगा, जिसके स्वरूप में, जिसके प्रभाव से पारसी थिएटर बना, जो विशुद्ध रूप से शेक्सपियरियन थिएटर की नकल है। उसमें भी ऐसे ही संवाद, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इसी तरह से लार्जर देन एक्टिंग होती थी जो पारसी ने ले ली, तो वो बेसिकली शेक्सपियरियन एक्टिंग। इसके बाद आया सिनेमा, और सिनेमा तो इतना ग्लैमर था, इतना चकाचौंध वाला था कि चलती हुई ट्रेन, लहरें लेता समुद्र, वायु सब दिख रहा है। तो आदमी एकदम चकाचौंध हो गया, अचंभित हो गया, और उसने ये कहा अब रंगमंच का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और रंगमंच खत्म हो जाएगा। और वास्तव में उस दौर के रंगकर्मी भी यही सोच रहे थे कि अब रंगमंच का अस्तित्व खत्म है, और 90% कलाकार रंगमंच के सिनेमा में चले गए। तो अब शुरुआत की जब एक्टिंग देखेंगे, आलम आरा हो या अन्य हो या सत्य हरिश्चंद्र हो, वो सब उसमें भी वो लड़की नहीं है, वो पुरुष पात्र ही है जो महिला का किरदार कर रहे हैं। और वास्तव में इसमें मेरे सिंह आ गए, रंगूर, उस टाइप की जो एक्टिंग होती थी वो सब वहीं से आई है। तो पहला तो सर ये है कि लोगों को ये भ्रम हुआ कि रंगमंच का अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन वास्तव में यहाँ हमें याद करना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हमें जब निबंध पढ़ते हैं, नाटक नाम से उनका निबंध है, और जब
वो एक नाटक देखने गए जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पृथ्वी थिएटर का जो पारसी शैली में अनुवाद करके एक लचर से गीत पर दुष्यंत जैसे एक बड़ा 2 कौड़ी का अगर गीत माने फिल्म का, सरकाई लियो खटिया जाड़ो लगे जाड़े में बलवा प्यार लगे। अब सोचिए इस टाइप के गीत पर दुष्यंत कमर हिलाते हुए डांस कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैसे ये दृश्य देखा और यथा उनके बिल्कुल मुखाग्र से फूट पड़ा कि ये तो मेरे कालिदास की हत्या हो रही है, और उन्होंने वो देखना नाटक बंद किया और कहा कि मैं आज से समाज में नैतिक नाटक शुरू करूंगा, क्योंकि अब तक व्यवसायिक नाटक हो रहे थे, व्यवसाय पर चल रहे थे, तो जो मांग रहे थे वो दिख रहा था और जैसा मांग रहे थे वैसा दिख रहा था। लेकिन नाटक ने एक चुनौती स्वीकार की कि मैं अपने कथ्य को लेकर नहीं समझौता करूंगा। सिनेमा जो आया वो व्यवसाय से आया। आज से 50 साल पहले जैसा सिनेमा था वो आज नहीं है। आज तो वेब सीरीज आ रही है और इतनी गालियां होती हैं कि आप परिवार के साथ देख ही नहीं सकते। तो सिनेमा तत्काल और हर 100 साल में बदल गया। हमारा रंगमंच तो 2000 साल पुराना है। तो रंगमंच के कथ्य और विजन को लेकर, उसके स्तंभ को लेकर कोई मेरे मन में संशय नहीं है। वो था, है और रहेगा, क्योंकि रंगमंच एक समग्र कला है, जोड़ने वाली कला है। फिल्म एक टेक्निकल आर्ट है। ऐसे ही जैसे बरगद के एक पेड़ की सुंदर सी कोई शाखा हो जिसमें बढ़िया बढ़िया फूल लगे हो, वो सिनेमा है, लेकिन असली जड़ तो रंगमंच है। तो रंगमंच कभी नहीं बदलेगा। सिनेमा हर दौर में बदला है, हर 10 साल में बदला है। तो सिनेमा से कोई खतरा नहीं है, दौर जरूर बदला है, प्रयोग बदला है। हाँ, व्यवसायिक रंगमंच को खतरा हुआ है। जो हमारे आर्टिस्ट रंगमंच करके कमाते थे, उतनी पॉपुलैरिटी और उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा जितना सिनेमा दे रहा। इसके लिए हम सबको चिंतन करना है। जो हम एक्चुअली दर्शक वर्ग के पास जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सबसे बड़ा काम शिक्षक लोगों का है, क्योंकि शिक्षक लोग ही पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की दिशा बदलते हैं। हमारे बीच बहुत बड़े उदाहरण चाणक्य जी हैं, जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया। तो रंगमंच हम क्यों नहीं मानते कि महाराष्ट्र में रंगमंच समृद्ध है, टिकट देख के पैसा लेके देखते हैं, बंगाल में भी टिकट देख के देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। क्यों? ये हमें सोच के इसका निराकरण करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड में वेस्टर्न की बात करें, तो वहां पर सिनेमा सरल है। टिकट की बुकिंग आप करेंगे तो 6 महीने बाद के नाटक का टिकट मिलेगा आपको। तो वहां थिएटर ज्यादा पॉपुलर है। तो हम लोगों को थोड़ा सा व्यावसायिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, जिससे रंगमंच व्यावसायिक रूप से भी समृद्ध हो। कथ्य के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सवाल जो सर ने कहा कि लोक की परंपराएं, क्या सर था, रिपीट कर दीजिए। नौटंकी है, अब नहीं हो रही। या जो जातियों के आधार पर उनका संगीत था, या जो गीत वगैरह होते थे, जैसे हम बजरा के जाने इस जाति का एक बिल्कुल है, हमारे बुंदेलखंड में हाँ, दुबियाई, अहिरी आई, हाँ, कहरी आई, ये सब राग है, जातियों के आधार पर राग। मेरे यहाँ होते थे, बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो नहीं है। नहीं, जैसे मैं यहाँ महाराष्ट्र की बात करते थे, मैं नवोदय में था, बगल में गाँव था सर, पूरा स्टाफ प्रिंसिपल के साथ रात भर गए थे नाटक देखने के लिए। मराठी मंचन हो रहा, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनका उत्साह देख के और वो मंचन देख के लगा इनकी कला कितनी समृद्ध है। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में वो खत्म हो गई। उसके 2-3 कारण है सर। सबसे पहले तो हमने पारिवारिक रूप से उसका पतन करना शुरू किया। आज मेरी जो माँ है उनको लगभग 10 गीत आते हैं बुंदेली, और मेरी जो दादी थी उनको कम से कम 100 आते थे, और मेरी पत्नी उनको 2 भी नहीं आते। और हम तो भाई बुंदेलखंड के हैं। अगर हम लोग घर में या आस पड़ोस में बुंदेली अगर बोल रहे हैं तो कहते हैं कि तो अनपढ़ है, गवार है। तो जब तक हम क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति अपना प्रेम, लालित्य, समर्पण सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक फिर वो कला तो नहीं बन रही, क्योंकि भाषा नहीं बच रही है। तो उसके अधीन पलने वाली गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, क्यों बचेगा? तो एक तो हमने पारिवारिक रूप से उसका पतन किया, उसको समृद्ध करने की जरूरत है। वो इन्हीं व्यवस्थाओं से होगा। मैंने स्वांग पर काम किया, उसमें 4-5 लास्ट में टॉपिक दिए थे। युवा उत्सव होता है, यूथ फेस्टिवल, उसमें एक आयोजन कीजिए लोकनाट्य का, क्षेत्र विशेष के लोकनाट्य का कॉम्पिटिशन शुरू करा दीजिए, 5 साल बाद आप रिजल्ट देखिए। लोकगीतों का, बुंदेली गीतों का ही कॉम्पिटिशन होना चाहिए। इसके बाद रीजनल डिपार्टमेंट्स हो, रीजनल फेस्टिवल्स हो। अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा हम लोग अगर गौर करें, बड़े बड़े आयोजन दिल्ली, मुंबई, भोपाल, राजधानियों तक सिमट गए। राजधानी में आप आयोजन कर रहे हो, कितने कलाकार बुलाएगा शासन? 10-15 कलाकार तो 100 थे। अब 100 कलाकार एक्चुअल में बेरोजगार है, मात्र 15 को रोजगार मिला।
यही आयोजन ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि लोक की कला गांव में पलती थी। अब वो आयोजन क्या है, रविंद्र भवन में हो रहा है, भारत भवन में हो रहा है, लेकिन वही की आयोजन था कि ये कनेरा गांव में होना चाहिए, ये सागर के इंटीरियर में होना चाहिए, तो दर्शक वर्ग भी मिलेगा और जो कला जो आप लोगों ने बहुत पहले दी थी वो जो छूट गई है वो धीरे धीरे उसका उत्साहवर्धन होगा, उसका संरक्षण संवर्धन होगा। तो सर इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो विलुप्ति के पीछे हम लोग भी, हम सब दोषी हैं, कलाकारों और कलाकारों के स्तर को लेकर भी दोषी हैं। जो सम्मान शास्त्रीय कलाकारों को है उस ढंग से सम्मान लोक कलाकारों को नहीं दिया जाता। दूसरा, जब सिनेमा आ गया, बहुत सारे कमर्शियल चीज़ें आ गई, तो उनके पास कोई माध्यम नहीं रहा। तो अगर नौटंकी का प्रारंभिक स्वरूप देखें तो शास्त्रीय था, शुद्ध राग रागनियाँ थी, बेहतरीन शब्दावली थी, लेकिन जब उनका सिनेमा से कंपटीशन हुआ तो उनमें धीरे धीरे फूहड़ता, अश्लीलता और वो सब डाल दी गई। और अगर आप सबको जानकारी हो, जो नौटंकी की बात कर रहे हैं, आप नाम सुना हो, रंपत हरामी, सुना है सर आपने? अब कभी भी आप YouTube पर नौटंकी डालिए, एक व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा, रंपत हरामी। हरामी वास्तव में गाली है, नाम है, और नौटंकी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। और वास्तव में जिन्होंने नौटंकी देखी नहीं, उस अभद्र अश्लील कला को ही नौटंकी समझ ले, क्योंकि असली नौटंकी तो उन कलाकारों ने कभी दिखा ही नहीं। तो हमारे समाज में बहुत सारी कलाएं, बहुत सारा साहित्य, लोक का, ये धीरे धीरे विलुप्त हुए के लिए सब बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था से होता है। और आप विराजमान हो जाए, हमारी इच्छा है। और आज सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है, इस निदेशक महोदय ने प्रश्न पूछा और इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न पूछा कि एक व्याख्यान से कम उत्तर नहीं था। और सबकी चिंता जायज है। हम लोग बालिकाल में जाते थे नौटंकी देखने, खाना खाकर गाई ओढ़ काठी हाथ में लेकर और नीचे जमीन पर बैठते थे, और एक टाइम खाना मिलने की मजदूरी पर कलाकार मंच तोड़ देते, ऐसा दृश्य प्रकट करते थे कि लगता था बच्चे डर जाते थे कि ये क्या होने जा रहा है। ऐसा मैं श्रीमान विनम्रतापूर्वक लिखने को रोक नहीं पाया हूँ। हमारे पास 2 किताबें थी, एक सृजन और इसका एक दूसरा पार्ट है, ये NCERT के द्वारा प्रकाशित है। इसमें नाट्य पर और कहानी पर और सब पर काफ़ी जानकारी दी गई है। लेकिन वस्तुतः मैं ये कहूँ कि सर की जो पीड़ा है, तो दिनकर ने लिखा है कि तो इन्हें राम तो मात्र नाम ये लेंगे, तुणीर सरासन से न काम ये लेंगे, नवनीत बना देते भट्ट अवतारी को, मोहन मुरलीधर 5 जन्मखारी को, गांधी को बुझा तुषार बना देते हैं, शीतल गांधी को शार बना देते हैं। इतना ही थाती वाला देश, महापुरुषों का देश, वीर वीरांगनाओं का देश, कला कौशल में दक्ष लोगों का देश, दारिद्रता को क्यों प्राप्त हो गया? इसीलिए प्राप्त हो गया कि सर ने कहा ना कि वेब सीरीज बन रही है, उसमें इतनी सारी गालियां हैं। हालांकि मैं सर से असहमत हूँ, केवल गालियां नहीं है, बहुत कुछ है और वो भी बहुत अप्रिय है। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में कहा था कि जिसने दिनकर को नहीं पढ़ा और दिनकर की डायरी नहीं पढ़ी, वो जवान नहीं हुआ। उनका एक कहना था, टेक थी। और अंत में एक प्रसंग है कि महाभारत में एक दिन सारे कौरव और पांडव आए और भीष्म बाबा से कहने लगे, बाबा द्रोणाचार्य पक्षपात करते हैं, हर समय अर्जुन का पक्ष लेते हैं। उन्होंने कहा चलो हम किसी दिन आ जाएंगे। एक दिन देखा रथ गड़गड़ाता हुआ आ गया, धूल उड़ रही थी, एकदम से सारे विद्यार्थी चौकन्ने होकर खड़े हो गए और द्रोण ने कहा आइए मैनेजर साहब आपका स्वागत है। उनको बिठाया, बोलना ना स्वागत कुछ नहीं, आज ये उड़नदस्ता आया है, चेक होगा क्या कर रहे हो। और 1 किलोमीटर पर एक बकरा खड़ा किया और उसका जो अधोभाग था वो इनकी सबकी तरफ थी, आंखें उधर थी, और कहा एक एक धनुष बाण चढ़ा कर आओ और इनकी आंखों को भेज दो। सारे लोग इन कर्तव्य विमूढ़ कैसे करेंगे, आए आगे जाने लगे, वापस कर दिए गए, डिमांड हो गए। अंत में अर्जुन आए और अर्जुन ने अपना धनुष तीर चढ़ाया और मनन किया और चिंतन किया कि ये प्रश्न क्यों रखा गया, बकरे का पिछला हिस्सा हमारी तरफ है और आंखों को क्यों बिता गया। तो उन्होंने क्या किया, अंत में ऐसे करके हिलाया, बकरे की प्रकृति है वो पीछे को देखा और जैसे देखा तो मारे और उसकी आंखों को भेज दिया। ये अंतर्दृष्टि कहाँ से आई? नाटक में यही एक आवश्यक तत्व है। मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ श्रीमान, और आपने बहुत अच्छा बोला। मैं चाहूँगा आदरणीय उपनिदेशक महोदय प्लीज आप आइए। अच्छा आदरणीय आइए सर, प्लीज
मैं बहुत अभिभूत हूँ और आज मैं बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिला हूँ, इससे ऐसा धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय कवि। बहुत ही आनंद आया है आप सभी को। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, कैसा लगा आज का सेशन? तो ये सरलता और सहजता की बात आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने कही, उनका एक प्रसंग सुनाकर मैं धन्यवाद ज्ञापन समाप्त करूँगा कि कोरोना का काल था और एक असमंजस की स्थिति थी, तो उसमें हमने भी एक छोटी सी श्रृंखला चालू की थी, आप उससे रूबरू हैं। और मैं बड़े ही फक्र के साथ कह रहा हूँ कि उस कठिन समय में हमारे जो पहले या दूसरे वक्ता थे, आदरणीय आप ही थे, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लगभग हमने 100 व्याख्यानों की श्रृंखला चलाई थी, जिसमें हम गौरवान्वित हैं कि आप एक बार कहने पर आए थे। और क्योंकि आपका कार्यशैली और जो आपका स्तर है, अगर वो चाहते तो किसी भी तरह का वो कह सकते थे, लेकिन एक ही बात में आप उस समय में आए और जो व्याख्यान आप जरूर सुनिए। स्वांग के विषय में जो व्याख्यान उन्होंने दिया है, अभी भी वो फेसबुक पर है, उसमें माननीय पद्मश्री माननीय अवस्थी जी, अपने अमीश त्रिपाठी जी, इस तरह के बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों से हमने आप सभी के आशीर्वाद और आप सभी के समायोजन से कर पाए। लगभग अगर हम उसको पैसों में करवाते तो 5 से 6 करोड़ रुपए हमें लगते, और आप सभी ने हमें एक आशीर्वाद स्वरूप वो श्रृंखला दी। तो मैं बहुत ही हर्षित हुआ जब आपने यहाँ के लिए भी कहा कि हाँ कपिल जी आप आइए और मैं समय निकालूंगा पक्का। हमने आदरणीय गवर्नर साहब से बात की तो उन्होंने कहा जरूर सर का हो चुका है, लेकिन हम फिर से रखेंगे सर के यही शब्द थे कि उस तरह का आपका समायोजन रहा। हम सभी आज नाटक और रंगमंच की अपनी कक्षा शिक्षणीय स्तर को लेकर, शिक्षण को लेकर जाने समझे, बहुत अच्छे तरह से हम सब तक वो बात पहुँची। तो मैं सभी की ओर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आप सभी सर, अब्दुल भाई, आप सभी का बहुत जी मैम 977 950 अरे मैं ग्रुप में डाल दूँ।